हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है कि हमारी 7th क्लास है और आज हमारा इस बुक का अंतिम चैप्टर है, बल्कि ये मान लीजिए कि 5 मिनट में 10 मिनट में आपका जो टॉपिक है पूरा समाप्त हो जाएगा। फिर हम उसके प्रश्न आंसर को अच्छे से करेंगे और उसके बाद चैप्टर हमारे जो पूरा कोर्स है वो आपका समाप्त हो जाएगा। अब देखिए, कोर्स समाप्त हो चुका है। आप चाहते हैं कि मैं आपको शॉर्ट नोट के रूप में पढ़ाऊं या दोबारा से अपने कोर्स का रिवीजन कराऊं, किस फॉर्मेट में आपको पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। अगर कोई आपका सजेशन है, कोई आपकी क्वेरी है या आप किस तरह से पढ़ना चाहते हैं, तो अगर कोई भी स्कूल का बच्चा, कोई भी बच्चा मुझसे बताकर जुड़ना चाहता है कि सर हम इस तरह से इस विषय को पढ़ना चाहते हैं या ये पढ़ा दीजिए, तो आप लोग अपने शेयर कर सकते हैं अपनी चीज़ों को लेकर। अपने डिस्कशन जो है आपका, आप हमसे कर सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं बच्चों कि हम लोगों को अब किस तरह से पढ़ना है, आगे किस तरह से हम लोग आप चाहते हैं। तो अगर कोई भी आपकी ऐसी कोई आपकी क्वेरी है, कोई डाउट है, तो बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को, आप अपने डाउट को मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर आपकी कोई डाउट नहीं है, कोई आपको क्वेरी नहीं है, तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो ध्यान दीजिए बच्चों, चैप्टर जो है वो आपके समक्ष है और इस चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे से देखते हैं। एक बार हम लोग जो कल हम लोगों ने पढ़ा है हम उसको रिवीजन करते हैं। रेगिस्तान में जो आपका जीवन है, उस रेगिस्तान के जीवन को हम लोग आपकी चर्चा करेंगे कि किस तरह का जीवन था। आप लोग कल बहुत अच्छे से इसको पढ़ चुके हैं और इसको देख भी चुके हैं कि किस तरह से रेगिस्तान में जीवन की संभावनाएं हैं, क्या चीजें हैं। एक एक करके आप लोगों ने इन सारी चीजों को कल बहुत अच्छे से पढ़ा और इसको देखा है। क्लियर है। अगर आप इतने ने आप लोगों ने घर जाकर इसको पढ़ लिया है, इसको रिवीजन कर लिया है, तो फिर तो मान लीजिए आपको कोई वैसी प्रॉब्लम वाली बात तो है ही नहीं, कोई चीज आपको समझ ना आए बच्चों। ठीक है, तो आपको देखना है और इसको पढ़ना है कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। अब देखिए, जैसे कि इसको आप समझेंगे कि सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे गरम रेगिस्तान सहारा। तो सबसे पहले आपको सहारा को पता होना चाहिए। ये जो सहारा है वो कितने देशों में और कितने महाद्वीपों में आपका विस्तृत है, कितनी जगह पर वो आपका फैला हुआ है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर उसका विस्तार है, क्या चीजें हैं। ठीक है, आप उसको देख लेंगे तो मान लीजिए सारी चीजें जो हैं आपकी बहुत अच्छे से पूरी साफ हो जाएंगी और आप उनको बहुत अच्छे से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप तरीके से आप उनको पढ़ सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो आपने घर जाकर कितने ऐसे बच्चे जिन्होंने घर जाके इसको पढ़ा है और घर जाके इसको देखा है। ठीक है, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले मैंने बताया कि ये विश्व और अफ्रीका मानचित्र को देखिए। अफ्रीका में आपको सहारा मिलेगा, जैसे मैंने बताया कि 11 आपके देशों में जो है ये क्या है, आपका जो सहारा मरुस्थल है, जो आपका रेगिस्तान है, ये आपका फैला हुआ है। उन देशों की भी हम लोगों ने आपकी चर्चा की थी, जिसमें आप देखेंगे अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मर्तोनिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, टुनेशिया और पश्चिमी सहारा। ये ऐसे 11 आपकी कंट्रीज थे, आपके अफ्रीकन कंट्रीज हैं। अफ्रीकन जो आपका कॉन्टिनेंटल है उसकी कंट्रीज हैं और आपको समझ आना चाहिए कि इन्हीं पर क्या है, सबसे ज्यादा आपको देखना है कि यही वो ऐसे देश हैं जिनमें सारा मरुस्थल का जो है विस्तार आपको देखने के लिए आपको मिलेगा। आप इस विस्तार को पढ़ सकते हैं, आप इस विस्तार को पहचान सकते हैं। क्लियर है बच्चों। आगे देखिए, रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत रेत का दृश्य उभरेगा। और कैसे है कि वहां रेत दिखाई देगा। अब कैसी बालू है, क्या स्थिति है, इसको भी मैं कल आपको बता चुका हूं। आप एक नज़र फिर भी इन सारे जो आपके देश हैं, इन देशों पर आप लोग लगा सकते हैं कि कितना बड़ा रीजन है जहां पर ये आपका फैला हुआ है। देख लिया बच्चों, देख रहे हैं आप कि कितना बड़ा ऐसा रीजन है
जहां पर ये सारी चीजें आपकी हैं और ये पूरा फैला हुआ है। तो काफी बड़ी मात्रा में आप सोचिए, इसका वर्ग किलोमीटर हम लोग पढ़ रहे थे कि 8.58 कुछ करके इसका वर्ग किलोमीटर है। देखिए मैंने आपको उसका क्षेत्रफल भी बताया था 8.54, और भारत का कितना क्षेत्रफल है 3.2, यानी कि भारत से तो 3 गुना बड़ा है ये। इतना भारत का क्षेत्रफल है, इतना अकेले उससे 3 गुना बड़ा तो क्या है, लगभग 2.5-3 गुना जो सहारा का मरुस्थल है वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, और उन सारी चीजों पर हम लोग एक एक करके आपकी बात कर रहे थे। अब देखिए हम लोगों ने थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम लोगों ने लद्दाख के विषय में भी पढ़ा था कि, और हम लोगों ने लद्दाख की जो स्थिति थी उस पूरी स्थिति को हमने एक एक करके बहुत अच्छे से देखा था, और देखा था कि क्या इसमें स्थिति है, कहाँ पर है लद्दाख। तो देखिए ये रहा आपका पूरा मैप, इसको ध्यान रखिए, ये है आपका लद्दाख श्रृंखला, श्रेणी है लद्दाख। ये शियोक नदी है, ये देखिए ये निकलती है, इस नदी है शियोक में से। ये आपका जोर्जिला जो आपके टनल है जो पास है यहाँ मिलेगा। ये कारगिल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कारगिल है। ठीक है, ये बारालाचा पास है, ये रोहतांग, ये सब आपके हिमाचल में हो गए। ये देखिए ये निकल रही है आपकी सिंधु नदी, क्या निकल रही है आपकी सिंधु नदी, देखिए कारगिल में। और शियोक क्या है, शियोक नदी सिंधु की सहायक नदियां है। इस तरह से ये फाइनली पाकिस्तान में गिर जाती है। देख लिया, तो लद्दाख श्रेणी है। यहाँ सियाचिन हिमनद है, ये सियाचिन आपको ग्लेशियर यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, ये आपकी कारगिल है। ठीक है, और ये देखिए अब आप ऐसे मान लीजिए कि ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये आपका लद्दाख यूनियन आपका टेरिटरी है, और ये आपका जम्मू कश्मीर यूनियन आपका टेरिटरी है। ठीक, इतना आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, और इस पर आपको एक एक करके जो है आपको बात करनी है। ठीक, तो इतना हम लोग देख पाए थे और इसको सोच पाए थे। आज थोड़ा सा हम लोग जो है, जहां से हमारा टॉपिक छोटा है वहां से आगे ही हम अपनी सारी चीजों को अब कंटिन्यू करते हैं। देखिए लोगों की हम लोग बात कर रहे थे। ठीक, अब देखिए ग्रीष्म ऋतु में यहाँ लोग जो आलू, मटर, सेम, सलजम की खेती करते हैं। यहाँ पर आलू भी होता है, यहाँ पर मटर भी होता है, यहाँ पर जो भी होता है, यहाँ पर जो सलजम है उसकी भी खेती की जाती है। शीत ऋतु वर्षा इतनी कष्टकारी होती है कि जहाँ शीत ऋतु जो आपका ठंड का जो मौसम होता है वो इतनी कष्ट मतलब हार्ड होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों, उत्सवों एवं इनको मनाने में व्यस्त रहते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी यानी कि बहुत मेहनत करने वाली होती हैं। वे केवल घर एवं खेत में ही काम नहीं करती बल्कि छोटे व्यवसाय यानी कि दुकान भी संभालती हैं, यानी कि वो कुछ अन्य प्रकार के जो आपके व्यवसाय हैं उनमें भी अपना काम करती है और उन चीजों को संभालती है। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क, वायु मार्ग की भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग ए से लेह को जोजिना दर्रा एवं कश्मीर घाटी से जोड़ता है। आप कुछ हिमालय के अन्य दर्रों के बारे में भी बताएंगे और कुछ अन्य ऐसे दर्रे हैं जिनके बारे में आप लोग पढ़ोगे। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। अब यहाँ की मेनली एक्टिविटी क्या है, आपको टूरिज्म जो है मिलेगी। देश में अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। देश के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपका पर्यटन करने के लिए कहाँ पहुँचते हैं, आपका लद्दाख पहुँचते हैं। लोग जाते हैं लद्दाख घूमने के लिए, ट्रेड करने के लिए कि चलो कुछ वहाँ देखते हैं लद्दाख में क्या मिलता है, और इस तरह से वो लोग क्या करते हैं वहाँ आपका पहुँचते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको दिखाई देंगी, आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से ये चीजें हैं या नहीं है, आप इनको देख सकते हैं। अब देखिए गोपादर्शन, घास के मैदान, हिमनदों की सौर और उत्सवों व अनुष्ठानों को देखने के लिए यहाँ पर मुख्य पर्यटन आकर्षक है। अब जो यहाँ गोपादर्शन होता है, यहाँ जो घास के बड़े बड़े मैदान मिलेंगे, जो यहाँ हिमनद है, बड़े बड़े खंड है, उनकी आवाजें चीजें हैं, सैर करने के लिए घूमने के लिए आते हैं लोग बर्फों में। और जो यहाँ की पूजा पाठ उत्सव है, फेस्टिवल, उसको लोग एंजॉय करने आते हैं और वो अट्रैक्टिव पार्ट है यहाँ के टूरिज्म के। क्लियर है। और आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ का जन जीवन में परिवर्तन आया है। अब कि जैसे आपकी मॉडर्नाइज चीजें हो रही हैं तो इनके लाइफ स्टाइल में, इन सब में क्या है, वो आपका जो चेंजेस है वो नजर आया है। अब देखिए, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों
से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीख ले। अब देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ के जो लोग हैं उनका प्रकृति के साथ जो आपका समन्वय कह लीजिए, आप उसको तालमेल कह लीजिए, आपसी संबंध कह लीजिए, वो उन्होंने उसको बैलेंस करना सीखा है। ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अपने नेचर के साथ क्या किया है, इसको जो बैलेंस है वो उसको मेंटेन किया है। ईंधन, जल एवं ईंधन जैसे कि कमाई के कारण ये आवश्यकता अनुसार मितव्यय से ही इनका उपयोग करते हैं और कह रहे हैं कि इनके आवश्यकता अनुसार जितना इनको चाहिए उनका उतना ही उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। यानी कि नेचुरल जो चीजें हैं जो है उनको आपका ये बिल्कुल भी आपका वेस्ट आपका नहीं करते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल क्या नहीं करते, आपका वेस्ट नहीं करते हैं। अब इसमें देखिए एक पास का जिक्र हुआ है, बारालाचा पास। मलानी, जो आपका मलानी पर आप देखिए आप जाएंगे हिमाचल के लिए तो हिमाचल में आपका बहुत सारे आपके टूरिज्म के ऐसे स्पॉट्स हैं, चीज है। मनाली अगर आप जाओगे तो आपका मनाली और लेह राजमार्ग पर 4 दर्रे गुजरते हैं। यानी कि अगर आपको मनाली से आपको लेह जाना है, मलानी, ठीक है, तो उसमें 4 क्या मिलेगा आपको, रोहतांगला, बारालाचा, नुनतालाचा और आपकी टनल ये देखने के लिए मिलती है। अब देखिए सबसे पहले आप यहां पहुंच गए, ठीक है। अब देखिए ये जो पास है इन दर्रों से आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक। तब आप कहां पहुंचेंगे, लेह पहुंचेंगे, इस तरह से। तो बारालाचा, रोहतांग कहां पड़ेंगे आपके, ध्यान देना है। तो ये आपको मिलेंगे बच्चों कहां पर, हिमाचल प्रदेश में, और बाकी आपको लद्दाख इधर मिलेंगे। तो प्रश्न कभी कभी बन जाता है आपका कि आपका मनाली और लेह को में कौन सा दर्रा है जो आपका ऐड करता है, तो रोहतांग और बारालाचा को आप लोग ध्यान रखिए, 2 इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, देखिए एक चीज है थोड़ा ध्यान रखिए, क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत यानी कि बिल्लो की पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। जो आपके बड़े बड़े जो आप क्रिकेटर होते हैं उनको जो बल्ले पसंद आते हैं वो क्या होता है, बिलो, एक पेड़ होता है, उस पेड़ से ही बनाए जाते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए, सहतूत का नाम सुना है बच्चों आपने, सहतूत। सहतूत पे एक रेशम का आपको कीड़ा दिखाई देगा, जिससे क्या होता है, आपका रेशम जो होता है वो उत्पन्न होता है, ठीक। तो इनको देखना है और इतना आप लोगों ने पूरा पढ़ लिया है। और इस पर पढ़ने के बाद कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई है तो कोई भी बच्चा मुझसे इससे संबंधित जो आपके प्रश्न हैं वो मुझसे पूछ सकता है, जान सकता है और देख सकता है। कोई भी बच्चा अगर कोई प्रश्न है तो पूछिए बच्चों मेरे से, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा चैप्टर जो है आपका बहुत अच्छे से आपका फिनिश हो गया है, आप लोगों ने देख लिया है और आपने उसको कंप्लीट कर लिया है। तो ये आप चीज आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। देखना है, चैप्टर ओवर है, ठीक। अब देखिए इससे कुछ प्रश्न उत्तर है, तो लगे हाथ हम इनके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको भी कर लेते हैं और इन सारी चीजों को जो है मुझे लगता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको भी हम लोग आपका देख लेते हैं कि किस तरह के ये क्वेश्चन है और इनको हम लोग एक एक करके इसमें सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले इसके जो कुछ ऑप्शन वाले क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चनों को तो हम अभी लिखते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, जो ऑप्शनल वाले इसके जो आपके प्रश्न है, सबसे पहले इन सारे जो आपके प्रश्न है ऑप्शन वाले, इनको हम एक एक करके इनको अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। रेडी है बच्चों आप लोग करने के लिए। सबसे पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिए कि सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है। आप लोगों ने अफ्रीका के मानचित्र को देखा है और अफ्रीका के मानचित्र को देख के बताइए कि जो सहारा मरुस्थल है अफ्रीका में किस भाग में है। चलिए मैं आपको वापस सबसे पहले देखिए, अब प्रश्न बना है बुक में, कैसे आपका ढूंढते हैं इसको, आइए पहुंचते हैं। सबसे पहले हम पहुंच गए आपके वापस, कहां पहुंच गए बच्चों, अफ्रीका में। देखिए अब ये रहा अफ्रीका आपका महाद्वीप,
और अफ्रीका महाद्वीप को आप लोग इस तरह से देखिएगा आप लोग, तो आपको कहां दिखाई देगा? सहारा। बताइए बच्चों, अगर मैं इस तरह से पार्ट डिवाइड करूं, देखिए ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछ लूं, और या फिर जैसा कि आपको पता है जो आपका प्रश्न है, और ये प्रश्न है कि सहारा अफ्रीका के किस भाग में है, तो अब आपको साइट के अनुसार देखकर आपको पता चल गया होगा कि सर इसका जो आंसर है वो साफ है और उत्तर में है। किसमें है? उत्तरी भाग में स्थित है। क्लियर है इतना? तो इसको एक बार नोट भी कर लीजिए, और अच्छा है तो आप अपने पेन से, पेंसिल के माध्यम से आप अपनी बुक में इसको टिक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगला प्रश्न इसमें हम लोग चलें बच्चों। ये आपका डन हो गया। किसी को कोई डाउट है बच्चों? कोई क्वेरी है आपका? ध्यान दीजिए, कोई क्वेरी, कोई प्रश्न है? जल्दी बढ़िए आगे से चलें। ठीक है, ध्यान दीजिए। आप कह रहे हैं कि सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है, यानी कि जो सहारा मरुस्थल है, अगर हम लोग उस मरुस्थल की परिपाटी को देखें, यानी कि उसका जो जलवायु है वो कैसी है वहां की, अब मुझे बताइए, क्या सहारा का मरुस्थल आपका गर्म है, ठंडा है, मृदु है? चलिए जल्दी बताइए। तो सहारा में हमने एक चीज पढ़ा था कि जो सहारा का मरुस्थल है वो गर्म और शुष्क है। कैसा है? गर्म और शुष्क है। और इसके साथ हमने एक दूसरा आपका मरुस्थल पढ़ा था, लद्दाख के रूप में पढ़ा था, हम उसे जान रहे थे, हमने लद्दाख के विषय में पढ़ा था। तो हमने क्या कहा था? शीत एवं शुष्क है। वो कैसा है? देखिए, सहारा वाला गर्म और शुष्क है और लद्दाख का शीत एवं शुष्क है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही सिंपल आंसर है कि वो गर्म है। तो इतना तो हम फिलहाल आपका देख चुके हैं और इतना हम लोग आपका जान भी चुके हैं कि क्या चीज है। अब इसमें अगला प्रश्न बन जाता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कि लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी हैं। अब देखिए प्रश्न घूम गया बिल्कुल। अब आपने पूरा लद्दाख पढ़ा है तो वहाँ कौन कौन सी सब्जी हैं, कौन कौन से उत्सव हैं, कौन से मठ हैं, कौन से धर्म समुदाय के लोग हैं, क्या स्थिति है, इन सब के विषय में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि चैप्टर के की पॉइंट है। और मैंने इसलिए उनको हाईलाइट भी किया है, आपको कलर से आपको दिखाया था कि आप लोग उनका मेन फोकस करें, आप उनको नजर रहे आपकी चैप्टर में, आप उनको अपनी बुक में हाईलाइट करते चलें, ताकि ये आपको चीजें क्या ना हो बच्चों, आपसे मिस ना हो, आपसे दूर ना जाए। इसलिए हमको इन सबको ध्यान रखना होता है, और ऐसे ही आपके प्रश्न भी जो हैं आपके बनते रहते हैं बच्चों। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, लद्दाख रेगिस्तान में अधिकांश निवासी हैं, यानी कि सिंपल पूछ रहा है कि जो आपका लद्दाख है उसमें अधिकतर किस समुदाय के लोग रहते हैं। सिंपल, बिल्कुल। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमने चीजों को पढ़ा है और मैंने आपको बताया भी है। अब देखिए, ईसाई और मुसलमान रहते हैं, बौद्ध और मुसलमान रहते हैं, या फिर ईसाई और बौद्ध रहते हैं। तो एक चीज तो डेफिनेट है कि वहां पर बौद्ध तो रहते हैं, क्योंकि उनके मठ बहुत हैं। तो अब बौद्ध के लिए अगर मैं ऑप्शन करूं तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल कैंसिल हो गया, ऑप्शन बचते हैं दो, ये भी बौद्ध है और ये भी बौद्ध है। अब ईसाई है कि नहीं है ये तुम बताओगे। तो मेरे हिसाब से मैंने कहा था कि वहां की जनसंख्या अधिकतर ईसाई तो नहीं है। क्या बताया था? मैंने बताया था बौद्ध एवं मुसलमान है, या तो मठ है या फिर वहां के लोग क्या मानते हैं, अपने आप को मुस्लिम धर्म में मानते हैं। क्लियर है? इतना ध्यान रहेगा आपको। तो जो इसका आंसर है वो आपको साफ हो गया कि जो इसका आंसर है वो क्या हो गया, आपका सेकंड वाला हो गया। ठीक है, तो इस आंसर को आप लोगों को बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, याद रहेगा इतना आंसर? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग इसमें देखते हैं कि रेगिस्तान की विशेषता है, कि जो आपका रेगिस्तान है उसमें वो विशेषता क्या है, कैसा है रेगिस्तान? क्या विरल वनस्पति वाला है, क्या अधिक वर्षण वाला है, या अल्प जलवास वाला है? ये थोड़ा सा प्रश्न हल्का सा कह लीजिए कि आपका कठिन है,
या आप मान लीजिए कैसा है, तो आप इसको समझ सकते हैं। तो अगर आप लोग देखोगे सारे मरुस्थल को, तो आपको क्या दिखाई देगा? तो उसमें क्या विरल वनस्पति मिलेगी? विरल मतलब हल्की होती, कम। अधिक वर्षण यानी कि ज्यादा वर्षा होती है। अल्प जलवाष्प, अब ये ह्यूमिडिटी की बात कर रहा है। तो सिंपल है बच्चों कि वहां पर क्या मिलती है? अल्प वनस्पति मिलती है। अब एक रेत में क्या पैदा होगा? आपने पढ़ा ये खजूर और झाड़ियां, बबूल, यही तो पैदा। वहां तो बबूल होती भी नहीं है, खजूर होती है। भी जो आपके प्रायद्वीपीय, जहां से आपकी नील नदी निकली है, वो भी आसमान रीजन का क्षेत्र है आसपास का, ठीक है। नाइल नदी का जो आपका रीजन है, बेसिन है, वहां पर ही है। बाकी आपकी छुरमुट झाड़ियां हैं। अब देखिए इतना बियावान रेतीला जंगल है, वहां कुछ है ही नहीं। तो इतना तो आप लोग देख चुके हैं कि वहां कैसा है आपका विरल जो है आपकी वनस्पति हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। विरल का मतलब होता है पतली या हल्की या कम, ठीक है। तो विरल शब्द पढ़ के आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, अब सीधा अपने पॉइंट को याद रखना है। तो अभी तक कितने क्वेश्चन हमने देखा कि अफ्रीका जो सहारा है, अफ्रीका के किस भाग में है? उत्तरी में है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ये आपका कितने आपका देशों में स्थित है, मान लीजिए अभी मैं इसका ऑप्शन 5 कर दूं, इसको 5 कर देता हूं। चलिए अभी मैं पूछ लेता हूं लगे हाथों कि आप लोगों ने कितना इसको पढ़ा है। दक्षिण की जगह मैं इसको 5 कर देता हूं, इसको मैं 8 कर देता हूं, और इसको मैं आपका 7 कर देता हूं। तो आप मुझे बताइए कि अफ्रीका जो सहारा है वो अफ्रीका के कितने देशों में फैला है? तो आप क्या कहेंगे कि सर 8 में फैला है? क्या कहेंगे सर 5 में का 7 में? तो मैंने आपको सबसे पहले यही बताया कि अफ्रीका का जो ये पूरा स्ट्रक्चर है आपको पता होना चाहिए कि ये 7 में फैला हुआ है। किसमें फैला है? 7 आपका देशों में फैला हुआ है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे भी क्वेश्चन करके आपको अफ्रीका में पूछ ले, महाद्वीप को पूछ ले, देश पूछ ले, देश की संख्या पूछ ले, दिशा पूछ ले, उसका क्षेत्रफल पूछ ले। क्षेत्रफल बताइए जरा कितना है सहारा अफ्रीका का, बताइएगा। तो हम लोग पढ़े थे ना 8.54 वर्ग किलोमीटर। आप देखिए इतने बड़े क्षेत्र में है, ठीक है। चलिए ध्यान रखना है, आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न आया है कि लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है। अब हेमिस मठ है, मंदिर है, चर्च है। अब ये चीज आपको खुद देखना है। चलिए जल्दी बताइए क्या है। तो अब जैसे कि पॉपुलेशन की बात करें तो वहां 2 ही पॉपुलेशन हम लोगों ने अभी पढ़ी है, या तो बौद्ध है या मुसलमान है। तो भाई अगर मुसलमानों के वहां मस्जिद का ऑप्शन नहीं है तो सिंपल सारे ऑप्शन कैंसिल हो गए, 2 के 2। एक ऑप्शन बचता है, वो है मठ, बौद्ध मठ होगा बच्चों। इतना सोचने का बात ही नहीं है, ये इसका आंसर हो गया सीधा सीधा। अब पूछा है सबसे बढ़िया प्रश्न मेरे हिसाब से, तो प्रश्न है मिस्र निम्नलिखित में किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? सिंपल पूछ रहा है कि मिस्र में कौन सी फसल सबसे ज्यादा फेमस है, और आप मेरे को बताइए। और मैंने आपको बताया भी है, गेहूं, मकई या कपास। और बड़ा ही ये मान लीजिए पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है मिस्र का की जो फसल है। जल्दी सोच के बताइए, जो स्कूल का बच्चा जवाब देगा उसके लिए टॉप मोस्ट स्टार मिलेगा उसको। जवाब दीजिए, कौन पहले जवाब दे रहा है? हाँ, कोई नहीं, पन्ना पलट सकते हैं आप लोग किताबों का, नॉट इश्यू। जल्दी जल्दी करिए। आप लोग नहीं देंगे फिर मेरे को ही आंसर करना पड़ता है। आप लोग ढूंढ लेते हैं बुक में, उसको अंडरलाइन कर लेते हैं, बस देखते नहीं हैं। आप ये नहीं सोचते कि चलो हम लोग आपको बता देते हैं, हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम लोगों को चीज का जो हेजिटेशन है, जो डर है, वो आपका खत्म हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, ये आपको सोचना चाहिए और इन पर आपका विचार भी करना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए,
तो सबसे पहले ध्यान रखना है, मिस्र निम्नलिखित फसलों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका कपास देखिए, मिस्र की जो कपास है वो आपकी बहुत फेमस है। मैं आपको दिखा देता हूं, और हमने इसको पढ़ा भी था कि किस तरह से अत्यधिक है ये और कैसे वहां की जीवन शैली है और क्या है। देखिए, ध्यान देना है। अब हमने पढ़ा था कि सारा मरुस्थल में नील घाटी मिस्र में लोग निवास करते हैं। चावल गेहूं फसल उगाई जाती है। मिस्र में उगाए जाने वाली कपास पूरे विश्व में फेमस है। कहां पर फेमस है बच्चों? ध्यान देना है आपका, मिस्र की जो आपकी कपास है वो क्या है? पूरे विश्व में फेमस है। अब देखिए, यहां से प्रश्न उन्होंने उठाया है। अब आपको पता होगा तो ही तो आप करेंगे ना। अगर आपने रिवीजन किया हो चैप्टर को, आप लोगों ने घर जाके पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हो, तो ही तो आप उस प्रश्न को कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि चैप्टर आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। क्या है? बहुत जरूरी है। चलिए वापस चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और हम लोग चैप्टर पे पहुंचते हैं। तो ये खत्म हो गया। अब ये वाला प्रश्न है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जितना ऑप्शनल का काम है बिना बोर्ड वाला, हम उसको मैचिंग मैचिंग वाला काम कर लेते हैं। अब ये जो बताएगा, सबसे पहला ऑप्शन आया है मरुधान। मरुधान क्या होते हैं? क्या होते हैं मरुधान? और दूसरा है आपका, ध्यान दीजिए, बेदौइन। इसको भी आपको देखना है। तो एक तो मेरे को साफ क्लियर हो रहा है इसमें से, फिलहाल ये वाला, ये ऐसे नहीं जाएगा, इसको वैसे करना पड़ेगा। एक बार देखिए, ये तो मैच करेगा इसके साथ, ठीक है। और तेल के साथ मैच करेगा आपका लीबिया। मरुदान करेगा आपका जल के गर्त के साथ। और अब बचा क्या है? नहीं, शायद गलत तो नहीं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए, इतना मैं करके आया हूं। हिमनद को देखिए, हिमनद, हिमनद को देखिएगा, ये हो गया आपका बौद्ध मठ, ठीक है। इतना आपने देख लिया, गहरी हो जाएगा आपका हिमनद। इस तरह से आपका मैच हो जाएगा। ये पूरा करिएगा। चलो इसको लिख लीजिए एक एक करके, आराम से इसको मैच कर लीजिए। आप लोग देख लीजिए, सभी बच्चे जल्दी करें, फिर हम लोग अगले प्रश्न की तरफ जो आगे बढ़ते हैं। कारण बताइए का जो प्रश्न है, इस पहले प्रश्न को मैं आपको बोलता रहूंगा और आप लोग लिखेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी करिए। हाँ, आप लोग बुक में भी कर सकते हैं। बच्चे बुक दिखा रहे हैं, कोई नहीं, आप इसको बुक में भी कर सकते हैं ताकि आप इसको बहुत अच्छे से कर सकें। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है जो आपके पसंद बने होते हैं वो सब आपकी पुस्तक में से ही दिए होते हैं, जो आपने चैप्टर पढ़ा है। बस प्रश्न का ये मतलब होता है कि आपने उस चैप्टर को कितने अच्छे से समझा है और कितने अच्छे से पढ़ा है, उसके बारे में जानने की कोशिश होती है, और कुछ नहीं है बच्चों। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, आपने उस की पॉइंट को, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट को आपने हाईलाइट किया है, तो वही आपका प्रश्न बन जाता है, ठीक है। और आप उसको देख सकते हैं आराम से। चलिए, तो ये आपने ये वाला प्रश्न कर लिया। चलिए, अब ये वाला प्रश्न है, हम लोग इसको देखते हैं। अब प्रश्न सबसे पहले ध्यान दीजिए। प्रश्न है, कारण बताइए रेगिस्तान में अल्प वनस्पति होती है। अल्प वनस्पति क्यों होती है? अल्प मतलब कुछ समय के लिए। तो लिखिए, रेगिस्तान में अल्प वनस्पति होती है, इसका प्रश्न है। लिखिए, आप उत्तर में लिख सकते हैं, क्योंकि यहां की जलवायु, जलवायु का मतलब होता है आपकी क्लाइमेट, क्योंकि यहां की जलवायु अत्यधिक गर्म और
शुष्क होती है। कैसी होती है? अत्यधिक गर्म और शुष्क होती है। ध्यान देना है तुम्हें। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा प्रश्न भी आपका निपटा ही देते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं कि क्या कारण है लोग वहां भारी वस्त्र पहनते हैं? ये प्रश्न आया था स्टार्टिंग में ही, इसका आंसर भी था, ध्यान दीजिए। तो अपने आप को उत्तर लिख लीजिए कि रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र इसलिए पहनते हैं कि रेगिस्तान या सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र इसलिए पहनते हैं कि अपने आप को भारी आंधियों से एवं गर्म एवं शुष्क वायु से बचाया जा सके। गर्म एवं शुष्क वायु से बचाया जा सके, यानी कि धूल भरी आंधियों और गर्म और शुष्क वायु से बचाया जा सके। आप सोचते हैं कि जिसका इतना टेम्परेचर होगा, इतनी धूल भरी आंधी उठती है, तो उनसे तो अपनी बॉडी को प्रोटेक्शन तो करना ही है, इसलिए पहनते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।